हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 2x² + 5x + 9, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यह कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, यही दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, यानी जो दे रखे हैं इनकी हमको ये जांच करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो यहाँ लग गया a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ में गुणा किया जाता है। 2x - 6, तो ये हो गया x² + 1 + 2x। ये प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का = 0, क्योंकि कोई भी समीकरण किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये कट गए, तो ये आ गया x² + 7। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है कि x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2x, -2 का किया, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ में किया जाए। 3 के संग में करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस। ये हो गया x² - 2x प्लस का 6 माइनस का 2x = 0। तो ये हो गया x² - 4x + 6। तो यह भी कैसा एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x - 2 ब्रैकेट x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो पहले x लिया, x का गुणा x + 1 से, -2 लिया, x + 1 से गुणा, फिर x लिया, x + 3 से गुणा, फिर -1 लिया, फिर x + 3 से गुणा किया x² + x माइनस का 2x माइनस का 2 गुणा किया x का x² + 3x माइनस का x माइनस का 3। तो ये हो गया x², यहाँ बचा माइनस का x प्लस माइनस 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 का 2x², यहाँ बचा प्लस का 2x माइनस का 3। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, तीनों को x² - x - 2 माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 3 = 0। x² से x² कट गया, 2x और एक x जुड़ के हो गए माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3, तो किसका बचा? प्लस का 1। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि x - 3 ब्रैकेट 2x + 1 बराबर x × x + 5। तो पहले यहाँ से x लिया, x का गुणा दूसरी वाली पूरी संख्या से, फिर -3 लिया,
फिर पूरी संख्या से गुणा, फिर x का गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ x का किया तो 2x² प्लस x, -3 का किया -6x -3, तो ये हो गया x² प्लस 5x। इन दोनों को इधर ले आते हैं तो 2x² प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल टू 0। तो 2x² में से एक x² का बचा x², और ये हो गए 5, 6 5 11, 11 में से एक गया तो कितना बचा माइनस का 10x, और ये हो गया माइनस का 3। तो यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। तो 2x लिया, 2x का गुणा x - 3 से -1 गुणा x - 3, x का गुणा x - 1 प्लस 5 का गुणा x - 1 से गुणा किया तो ये आया 2x² माइनस का 6x माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3, x का गुणा किया x² माइनस x प्लस का 5x माइनस का 5, तो ये हो गया 2x² माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 5। अब इनको इधर ले आता हूँ तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 प्लस का x² माइनस का हो गया प्लस का 4x माइनस का हो गया माइनस का 5 प्लस का हो गया 2x² में से एक x² गया तो x² 7 और 4 11 माइनस का 11x प्लस 5 और 3 8 इक्वल टू 0। तो यह भी एक कैसा समीकरण है? हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ a - b का होल स्क्वायर खुल गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 x² प्लस 4 माइनस का 4x। इन दोनों को इधर ले आता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x² माइनस का 4 और प्लस का 4x बराबर 0। तो देखेंगे x² से x² कट गया और ये हो गया 4 और 3 7x माइनस का 3। तो हाँ, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहाँ लग गया a + b का होल क्यूब खोलेंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस का 2x, तो ये हो गया x³ जब 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8, ये हो गया 3 दूनी 6 6x², ये हो गया 3 चौका 12 12x, और ये हो गया 2x³ माइनस का 2x। इन दोनों को इधर ले आता हूँ तो x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस 12x माइनस का 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया x³ में से x³ बचा तो माइनस का x³
और ये प्लस का 6x² और ये हो गया 12 और 2 14x प्लस 8। तो यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है कि x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये हो गया x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1। यहाँ क्या खुल जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब, x³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² क्या हो जाएगा? प्लस 3ab²। तो ये हो गया x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 x³ माइनस का 8 माइनस का 6x² प्लस का 12x 2 दूनी 4 और 3 4 गुणा 3 12x। तो अब इनको इधर ले आते हैं। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस का 12x बराबर 0। तो ये x³ से x³ ख़त्म। ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया प्लस का, तो प्लस का 2x² माइनस का x और 12x माइनस का 13x 8 और 1 9। तो यह कैसा समीकरण है? यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कोई आयताकार जमीन है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो पहले हमको क्या पता होनी चाहिए? चौड़ाई। जब हमको चौड़ाई पता होगी हम तभी लंबाई। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान ली हमने x। तो लंबाई के लिए क्या कह रहा है? तो आयताकार भूखंड की लंबाई। तो लंबाई की क्या कह रहा है? जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने। तो चौड़ाई मानी थी हमने x, दुगनी हो गई 2x से एक अधिक के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो दुगने से एक अधिक है जो वो लंबाई है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। तो लगाएंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। लंबाई कितनी थी? लंबाई थी हमारी 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी थी? इंटू x। तो ये हो गया 528 2x² प्लस x। ये 528 उधर जाके किसका हो जाएगा? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसने हमसे क्या कहा है? केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। यदि हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो आगे और करेंगे। तो देखेंगे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फैक्टर करने हम इसको 5 से 28 गुणा 2
हो गया 1056, 1056 हो गया। तो जब हम 13 गुणा 12 करेंगे 13, तो 1056 हो गया यहाँ पर। तो 1056 हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें एक बच जाए। 18 सत्ते 126, 12 नहीं बना। तो देखेंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 528 के ऐसे फैक्टर करने। तो हमको इस समीकरण के इस तरीके से फैक्टर करने हैं, जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो आए 1056 माइनस का, और गुणा करें तो आए प्लस का x। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528। जब इन दोनों का गुणा करेंगे 32 और 33 का तो आएगा 1056, और जब क्या घटाएंगे 32 में से 33 तो बचेगा प्लस का x। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2x प्लस 33 माइनस यहाँ से 32 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 32 को यहाँ से ले लेते हैं हम, 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन आ गया। तो यहाँ रह गया 2x माइनस का प्लस का 33 रह गया, 16 तिया 48 हो गया, 2x प्लस 33 आ गया। तो ये हो गया x माइनस 16, और ये हो गया 2x प्लस 33। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। तो ये हो गया x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x बराबर 16 और ये हो गया 2x बराबर माइनस 33। तो ये हो गया x बराबर माइनस 33 बटे में 2। तो जो हमारी x की वैल्यू है, तो हम यहाँ नेगेटिव मान का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ कैसे मानों का यूज करते हैं? केवल पॉजिटिव मानों का। तो हमने जो भूखंड की चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई क्या मानी थी हमने? x। तो चौड़ाई क्या मानी है? x बराबर कितना आ गया? 16 मीटर। और लंबाई क्या थी हमारी? लंबाई मानी थी हमने 2x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है? 16 है, प्लस का 1। तो ये हो गया 16 दूनी 32 प्लस ये हो गया 33 मीटर। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमको इसको यहीं छोड़ देना चाहिए था, पर ये पेपर में आ गया, तो यदि ये आपको पूरा सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का 2 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब बोलते हैं लगातार आने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसी आ रही है? लगातार। जैसे बोल देते 2 4 8 10 12 9 11 13, ये कैसी हैं? ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि ये क्रम से नहीं आ रही। जो क्रम से आती हैं वो कहलाती हैं क्रमागत। तो क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्याओं का। तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या मान ली? x। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस 1। तीसरी क्या होगी? x प्लस 2। चौथी क्या होगी? x प्लस 3। और क्या कह रहा है? गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल बराबर दिया हुआ है 306। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत हो गई हमारी ये दोनों, x और x प्लस 1। गुणनफल कब प्राप्त होता है? जब हम दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। अब जैसे मैं लिख देता हूँ कि 2 गुणा 3, अभी ये क्या है? केवल गुणा है। तो गुणा करने से क्या प्राप्त होगा? जब 2 गुणा 3 जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 6। जब 2 गुणा 3 करने पर जो 6 आया है वो क्या है? हमारा गुणनफल है। ऐसे यहाँ गुणनफल हमें कब प्राप्त होगा? जब हम दो संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना आता है? 306। और गुणनफल हमें कब प्राप्त होता है? गुणा करने पर। तो ये हो गया x² प्लस x इक्वल टू 306। ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो देखेंगे 17 और 18, तो ये हो गए 17 गुणा 18, 8 7 56, हासिल लगी 5 ना, 18 7 126,
हासिल लगी 12, 12 और 8 30। तो ये हो गए इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस का 306 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 18 माइनस 17 और यहाँ रह गया x प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 17 और ये हो गया x प्लस 18 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0। तो ये आ गया भाई x बराबर 17 और x बराबर माइनस 18। तो हमने बताया था आपको जो माइनस में जो संख्या आती है उनका यूज हम नहीं करते हैं। तो पहली क्रमागत संख्या क्या मानी है हमने? पहली क्रमागत संख्या क्या मानी है? x। तो x कितना आया है मेरा? 17। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? दूसरी क्रमागत संख्या मानी है हमने x प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 17 प्लस 1 क्या आया ये हमारा? 18। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 यानी दूसरे का तीसरा। देखेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष 50 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो बाद के लिए क्या करते हैं हम? प्लस, और पहले के लिए करते हैं माइनस। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल यानी 3 वर्ष बाद की जो दोनों की उम्र है उनका गुणा करने पे क्या आएगा? जब उन दोनों का गुणा करेंगे जब तो हमको गुणनफल प्राप्त होगा। तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 360। तो देखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x। तो क्या कह रहा है? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष, चलो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष पश्चात, जब 3 वर्ष बाद रोहन की भी आयु बढ़ेगी और उसकी माँ की बढ़ेगी। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो जो रोहन की माँ की वर्तमान आयु थी वो थी x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 और ऐड कर दिया तो कितनी होगी? x प्लस 29। अब क्या कह रहा है? जो रोहन और रोहन की माँ की जो 3 वर्ष बाद की जो उम्र है उसका गुणनफल क्या आता है? 360 आता है। प्रश्नानुसार जो 3 वर्ष बाद रोहन की एज है और जो रोहन की माँ की एज है उसका गुणनफल कितना आता है? 360 आता है। कर देंगे x का x से किया x स्क्वायर 29 के संग में 29x, 3 के संग में 3x, 29 दिया 87। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x और ये 360 में से 87 घटा दो, 10 में से 7 के 3, 15 में से 8 के 7 और 2, तो कितने बचे? ये माइनस के 273 बचे। 273 बराबर 0। अब हमको इस संख्या के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जोड़े घटाएं तो 32 आ जाए। 273 के फैक्टर के जोड़ने पे 32 और गुणा करने पे माइनस का 273। चलो करके देखते हैं 273 के फैक्टर।
3 से जाएगा 3 नाम 27, फिर जाएगा 7 से 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। तो 13 तिया 39, 39 में से 7 गए तो कितने बचे 32। तो एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 39 माइनस का 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया x प्लस 39। तो ये हो गया x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 7 वर्ष और x बराबर आ गया माइनस 39। तो माइनस वाली संख्याओं को हम लेते नहीं हैं। तो जो रोहन की वर्तमान आयु है वो हमने क्या मानी थी x, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गई 7 वर्ष। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो जो दूरी है वो तो 480 किलोमीटर तय कर रही है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x और दूरी कितनी हो गई 480। तो समय बराबर फॉर्मूला लग गया, दूरी बटे में चाल 480 बटे में x। ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल, ये हो गई हमारी शर्त फर्स्ट। सेकंड कंडीशन आती है, यहाँ क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है। तो रेलगाड़ी की चाल पहले थी x, कम के लिए क्या करते हैं माइनस, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई रेलगाड़ी की चाल। अब क्या कह रहा है, तब भी वह कितनी दूरी तय करती है 480 किलोमीटर। तो समय बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे में 4, 480 बटे में x माइनस 8। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। तो पहली थी हमारी 480 बटे में x और दूसरी चाल वो था समय 480 बटे में x माइनस 8। अब देखो जब इसकी चाल कम होगी तो ये 3 घंटे अधिक लेगी, सीधी सी बात है भाई। कोई रेलगाड़ी कम स्पीड से चलेगी वही तो ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये इसकी चाल 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे x माइनस मतलब 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। तो कितना अधिक समय ले रही है 3 घंटे, यानी ये वाली तो अधिक समय ले ही रही है पहले से ही। और दोनों बराबर कब होंगे, यानी यहाँ तो 3 ऐड हो ही रहा है, तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ेगा जब ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर होंगी। तो ये हो गया 480 बटे में x प्लस 3 और ये हो गया 480 बटे में x माइनस 8। और ये इधर आके किसका हो गया, ये हो गया 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x बराबर 3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया 480x और 480 और ये क्या हो गया 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस ये हो गया 3840 और ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। तो ये दोनों कट गए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर। चलो ऐसे करते, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। तो 3 से 3840 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है जो दो संख्याओं का गुणा करें तो माइनस का 8 बचे और जब मल्टीप्लाई करें तो 1280।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ हो गया x माइनस 40 प्लस 32, यहाँ भी क्या हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 32 और ये हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 32 इक्वल टू 0 और ये हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया 40, यानी जो चाल है वो कितनी आएगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और x बराबर क्या हो गया -32, तो माइनस वाली को हम लेते नहीं हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2।